इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एनजीआरएक्स के फ्लो के बारे में। तो दोस्तों, एनजीआरएक्स एक सेंट्रलाइज स्टेट मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है। इसका मतलब क्या है कि एक सेंट्रलाइज स्टोर होगा। ओके, उसमें एप्लीकेशन के डिफरेंट पार्ट में, जैसे सर्विसेज हो गए, कंपोनेंट्स हो गए, जितने भी कंपोनेंट सर्विसेज और डिफरेंट पार्ट ऑफ एप्लीकेशन, वो क्या करेंगे कि ये जो स्टोर है ना, सेंट्रलाइज स्टोर, सभी लोग उसी से कम्युनिकेट करने वाले हैं। इसका मतलब क्या है कि डेटा को स्टोर करेंगे सेंट्रलाइज स्टोर में। ओके, डेटा को स्टोर करेंगे और वहाँ से डेटा प्राप्त करेंगे। ये बेसिक प्रक्रिया होती है। तो अब हम लोग लोकल स्टोरेज के जगह पे हम लोग एन यूज कर सकते हैं एप्लीकेशन में, जहाँ पे सेंट्रलाइज स्टेट मैनेजमेंट हमें यहाँ पे मिल जाता है। तो सबसे पहले हम फ्लो को समझेंगे, क्योंकि फ्लो में जब हम कोड को देखते हैं और समझते हैं, उसके बाद कई सारे एडवांटेज और डिसएडवांटेज हमें समझ में आता है। ओके, तो उसके बाद हम लोग डिस्क्राइब करेंगे, डिस्कस करेंगे कि एन के क्या क्या एडवांटेज है और डिसएडवांटेज है। उसके बाद क्या होगा कि आप काफ़ी हद तक उसको रिलेट कर पाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे है दोस्तों एक्शन। अच्छा, इससे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि एन एक स्टेट मैनेजमेंट टूल है। तो ये स्टेट मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? तो अगर हम आपको लेमैन लैंग्वेज में बताएं, तो सपोज दैट आपके पास एक वेरिएबल है और उस वेरिएबल के वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? उसके स्टेट को चेंज कर रहे हैं। ओके, तो ऐसे समझिए। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं एनजीआरएक्स फ्लो के बारे में। तो पहला आता है एक्शन। ठीक है, ये एक्शन क्या करता है दोस्तों? एक्शन क्या करता है कि ये डिस्क्राइब करता है कि एक्चुअल में हुआ क्या है। मतलब सपोज दैट एक फॉर्म है, एक एप्लीकेशन में फॉर्म है। अगर फॉर्म के सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं तो एक्शन हम ट्रिगर करा सकते हैं। बट यहाँ पे उस टर्म को बोलते हैं एक्शन डिस्पैच। तो एक्शन को हम लोग डिस्पैच करते हैं। हमने एक एक्शन बनाया, उस एक्शन का एक पर्पस होगा। वो पर्पस ये हो सकता है कि फॉर्म सबमिट के बाद हमें उसको डेटाबेस में सपोज दैट सेव करना है वैल्यू को। तो एक उसको हम एक एक्शन का नेम दे देंगे कि ये एक्शन किस पर्पस के लिए यूज किया गया है। तो ये बोल सकते हैं कि एक पार्टिकुलर सपोज दैट फॉर्म है, तो उस फॉर्म का नेम लिख सकते हैं कि एक यूज़र फॉर्म है, यूज़र सबमिट। ओके, तो हमने एक एक्शन बनाया यूज़र सबमिट। नाउ जब हम बटन सबमिट होगा तो उस एक्शन को डिस्पैच करेंगे, यानी कि एन को बताएंगे, इन्फॉर्म करेंगे कि ये एक्शन डिस्पैच हो गया है, ये इवेंट ट्रिगर हो गया है। अब वो एक्शन डिस्पैच हो जाएगा, यानी कि वो एक्शन इवेंट ट्रिगर हो जाएगा। उसके बाद क्या होना चाहिए? तो जब भी एक्शन डिस्पैच होता है तो उसके बाद क्या होना चाहिए, उसका लॉजिक लिखा रहता है रिड्यूसर में। तो अब हम लोग रिड्यूसर भी क्रिएट करेंगे। रिड्यूसर में हम लोग मैपिंग कर सकते हैं कि अगर कोई एक्शन डिस्पैच होता है तो रिड्यूसर क्या करने वाला है। ओके, तो पहले ये समझ लिए। जब हम एक्शन डिस्पैच करते हैं ना, तो एक्शन में प्रॉप्स भी पास कर सकते हैं। मतलब प्रॉप्स इज जस्ट लाइक आर्गूमेंट। एक आर्गूमेंट पास करेंगे, प्रॉप्स मीन्स प्रॉपर्टी पास करेंगे। प्रॉप्स मीन्स बोल सकते हैं डेटा पास कर सकते हैं। और जब कोई एक्शन डिस्पैच होता है तो जो डेटा हमने पास किया, वो डेटा हमें मिल जाएगा रिड्यूसर में, क्योंकि रिड्यूसर में उसका मैपिंग हो रखा होगा कि जब भी एक्शन डिस्पैच होगा तो उस एक्शन के डिस्पैच पे क्या होना चाहिए, उसका मैपिंग रिड्यूसर में लिखा हुआ है। तो रिड्यूसर में उस डेटा को हम प्राप्त करेंगे और उस डेटा को लेकर में भी अपडेट कर सकते हैं और में भी ऐड कर सकते हैं। तो जो हमारा सेंट्रल स्टोर है उसमें वैल्यू को हम लोग ऐड कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो ये जो डेटा मैनिपुलेशन है वो हम कर सकते हैं रिड्यूसर में। सो रिड्यूसर में बेसिकली क्या होता है कि हम जो हमारा स्टोर है, जो हमारा स्टेट है, ओके, उसके वैल्यू को हम लोग मैनिपुलेट करते हैं। ठीक है, तो नाउ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो एक्शन कैसे क्रिएट कर सकते हैं? तो देखिए, एक्शन क्रिएट करने के लिए यहाँ पे अ, हम लोग एन स्टोर जो लाइब्रेरी है वहाँ से इंपोर्ट करेंगे क्रिएट एक्शन। ये जो क्रिएट एक्शन मेथड है,
इसके जरिए हम एक्शन क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए, एक एक्शन क्रिएट किया गया है लोड टू डूज। ओके, लोड टू डूज, ये जो एक्शन क्रिएट किया गया है इसमें देख सकते हैं कि केवल डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि ये एक्शन करता क्या है। तो इसमें लिखा हुआ है टू डूज, लोड टू डूज। ओके, तो टू डूज को लोड करने के लिए एक्शन क्रिएट किया गया है। मतलब कि अगर सपोज दैट टू डूज का हमारे पास लिस्ट है और एप्लीकेशन में टू डूज को अगर शो कराना है तो हम ये एक्शन ट्रिगर करेंगे, मतलब इस एक्शन को डिस्पैच करेंगे। तो हम उसके अकॉर्डिंग नाम यहाँ पे दे दिए कि जब टू डूज लोड टू डूज, इसका मतलब है कुछ भी नाम देख सकते हैं, ये तो जस्ट स्ट्रिंग है कि जब ये एक्शन डिस्पैच होगा, मतलब कि हम डेटा एपीआई कॉल करेंगे और बैकएंड से एपीआई कॉल करके डेटा को प्राप्त करेंगे, टू डूज के लिस्ट को, एंड उस टू डूज लिस्ट को हम लोग यूआई में शो कराएंगे। तो हमारा फ्लो क्या हो जाएगा कि जब भी ये एक्शन डिस्पैच होगा तो एपीआई कॉल होगा। एपीआई कॉल होने के बाद जो डेटा प्राप्त हुआ वो हमारा जो सेंट्रलाइज स्टोर है उसमें सेव हो जाएगा वैल्यू, जो हमारा बैकएंड से जो भी एपीआई कॉल कर डेटा प्राप्त हुआ। अब क्योंकि अब सेंट्रल स्टोर में स्टोर हो गया है तो अब वैल्यू को भी वहाँ से प्राप्त करना है, तो वैल्यू वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं यूजिंग सेलेक्टर। ओके, आगे का जो है सेलेक्टर, अब सेलेक्टर क्या होता है मैं डिस्कस करूँगा, बट मैं बता दूं तो सिलेक्टर का मतलब होता है कि एक सेंट्रलाइज स्टोर में मल्टीपल डेटाज अवेलेबल हैं, उसमें एक पार्टिकुलर डेटा को ही आपको उसके इट्स वो जो डेटाबेस स्ट्रक्चर है उसमें एक पार्टिकुलर डेटा को ही पिक करना है, आपको उसके स्लाइस को ही पिक करना है इंटायर स्टोर से, तो उसको यूज करने के लिए हम लोग सिलेक्टर यूज करते हैं। तो बेसिकली हम लोग का वर्क फ्लो क्या हो गया कि एक टू डूज का एप्लीकेशन है, उस टू डूज के एप्लीकेशन में हम लोग एपीआई कॉल करके टू डूज के लिस्ट को दिखाएंगे और ऐड कर सकते हैं एनी टू डूज हमें अगर करना चाहते हैं तो उस लिस्ट में। तो ये हो गया। तो एक हमने एक्शन क्रिएट किया लोड टू डूज, दूसरा हमने एक्शन क्रिएट किया टू डू लोड टू डूज सक्सेस। ओके, लोड टू डू सक्सेस का मतलब क्या है कि जब हमारा एपीआई से डेटा आया तो एपीआई कॉल करके जब एचटीटीपी कॉल करके जब हमने डेटा प्राप्त किया, उस डेटा को स्टोर करना है तो एक और एक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। उस एक्शन का पर्पस क्या है कि जो भी टू डूज एपीआई कॉल करके जो भी टू डूज का लिस्ट आया उसे हम लोग को स्टोर में अपडेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने एक और टू डूज बनाया, बट यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के अलावा हमने प्रॉप्स भी प्रोवाइड किया, एंड प्रॉप्स में हमने डेटा टाइप प्रोवाइड किया कि टू डूज एक लिस्ट होगा, बेसिकली एक जेसन होगा, उस जेसन में ओके एक ऑब्जेक्ट होगा, उस ऑब्जेक्ट में टू डूज प्रॉपर्टी होगा और वो उसमें जो वैल्यूज़ होगा वो एरे ऑफ स्ट्रिंग होगा। हमने ये डेटा टाइप प्रोवाइड किया। नाउ अब इसका कैसे मैपिंग हो रखा है हम आगे बताएंगे रेड्यूसर में। उसके बाद हम आते हैं ऐड टू डूज। ये तो टू डूज को हमने प्राप्त कर लिया, उसके लिस्ट को प्राप्त कर लिया बैकएंड से यूजिंग HTTP रिक्वेस्ट हमने कॉल करके प्राप्त कर लिया। अगर हमको नया टू डूज ऐड करना है तो नया टू डूज के लिए एक और हमने एक्शन बनाया ऐड टू डूज। उस एक्शन में यहाँ पे हमने प्रॉप्स पास किया नेम ऑफ द टू डूज जिसे हमें ऐड करना है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया ये एक्शन क्रिएट कैसे करते हैं, इसका पर्पस क्या है। तो क्रिएट एक्शन मेथड यूज करके हम आइदर प्रॉपर्टी प्रोवाइड कर सकते हैं, फर्स्ट मींस इस एक्शन का पर्पस क्या है, एंड दूसरा प्रॉप्स पास कर सकते हैं जो कि लेटर ऑन हम यूज करेंगे रिड्यूसर में। तो नाउ एक्शन क्रिएट हो गया। तो हर एक इवेंट के लिए हम इस प्रकार से मल्टीपल एक्शन क्रिएट कर सकते हैं। अब हम आते हैं रिड्यूसर में। जब भी कोई एक्शन डिस्पैच होता है तो क्या होना चाहिए उसका लॉजिक लिखा हुआ है रिड्यूसर में। तो रिड्यूसर में आप नोटिस कीजिएगा यहाँ पे है टू डूज। रिड्यूसर में आप नोटिस कीजिएगा कि NGRX स्टोर, ओके, NGRX स्टोर से क्रिएट रिड्यूसर हमने इंपोर्ट किया। अब ये क्रिएट रिड्यूसर करता क्या है, जो पहला आर्गुमेंट है वो इनिशियल
इनिशियल स्टेट प्रोवाइड करना होता है। इनिशियल वैल्यू क्या रहेगा, तो हमने इनिशियल स्टेट प्रोवाइड किया। अब इस कोड को ना क्विकली समझते हैं, इसका मतलब क्या है। देखिए, हमने इनिशियल स्टेट बनाया जिसका डेटा टाइप होगा टू डू स्टेट, और जो इनिशियल वैल्यू होगा वो एम्प्टी एरे होगा। इनिशियल वैल्यू हमने असाइन किया, तो जो डेटा टाइप है यहाँ पे टू डू स्टेट, यहाँ पे देख सकते हैं वो है इंटरफेस, जिसमें टू डूज का जो वैल्यू हो सकता है वो एरे ऑफ स्ट्रिंग हो सकता है, क्योंकि स्ट्रिंग उसके बाद एरे लिखा हुआ है। ये बेसिकली टाइप स्क्रिप्ट का सिंटैक्स है। इसका मतलब है कि एरे ऑफ स्ट्रिंग हो सकता है, तो हमने ये प्रोवाइड किया, ये बनाया इनिशियल स्टेट, और इनिशियल स्टेट प्रोवाइड कर दिया क्रिएट रिड्यूसर को। अब ऑन दूसरा जो आर्गूमेंट होता है वो होता है हमें मैपिंग करना होता है एक्शन के डिस्पैच होने पर क्या होना चाहिए। तो देख सकते हैं यहाँ पे है ऑन लोड टू डू सक्सेस। जब ये एक्शन डिस्पैच होगा लोड टू डू सक्सेस, तो हमने यहाँ पे क्या किया था, लोड टू डू सक्सेस एक्शन क्रिएट किया था। तो हमें जो HTTP कॉल करके हमने जो डेटा प्राप्त किया था, टू डूज का लिस्ट प्रोवाइड किया था, वो लिस्ट हम एज अ प्रॉप्स पास कर रहे थे, तो वो हमें मिल जाएगा। ठीक है, उस वैल्यू को हमें स्टेट में स्टोर करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दूसरा जो आर्गूमेंट है उस पर एक नज़र डालिए। दूसरे आर्गूमेंट में हमारे पास है, तो यहाँ पे देख सकते हैं स्टेट, इसका मतलब इनिशियल स्टेट। जो दूसरा ऑन मेथड में पहला तो हो गया एक्शन, नेम ऑफ द एक्शन, वो हो गया लोड टू डू सक्सेस। दूसरा जो हो गया कॉल बैक। इस कॉल बैक में आप नोटिस कीजिएगा, तो पहला वैल्यू जो है स्टेट, ये इनिशियल स्टेट को रेफर कर रहा है। ओके, इसका मतलब क्या है कि जो पहले जो वैल्यू मौजूद है और दूसरा जो हमने प्रॉप एज अ प्रॉप्स पास किया था, तो हमने क्या प्रॉप्स पास किया था, तो वो था टू डूज। देख सकते हैं टू डूज का वैल्यू था। तो अब यहाँ पे नोटिस कीजिएगा हमने क्या किया, जो रिटर्न किया वैल्यू को स्प्रेड ऑपरेटर यूज करके। पहले जो वैल्यू मौजूद था, तो पहले तो कुछ भी नहीं था, तो ओके, पहले जो वैल्यू था यहाँ पे टू डूज था, उसको हमने स्प्रेड ऑपरेटर करके उसको प्राप्त कर लिया, और जो वैल्यू हमने API कॉल करके प्राप्त किया था उस वैल्यू को भी हमने प्राप्त कर लिया, और दोनों को कंबाइन करके हमने एक नया वैल्यू बनाया एंड उसको रिटर्न कर दिया। अब यहाँ पे स्प्रेड ऑपरेटर क्यों यूज किया गया है, ये सोचने वाली बात है, क्योंकि ये जो है दोस्तों इम्यूटेबिलिटी पैटर्न फॉलो कर रहा है। इसका मतलब क्या है, इंस्टीड ऑफ जस्ट चेंजिंग द प्रॉपर्टी को चेंज करने के बजाय हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि रीअसाइन कर रहे हैं, नया वैल्यू रीअसाइन कर रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि इम्यूटेबिलिटी पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो पा रहा है। तो बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर है वो इम्यूटेबिलिटी पैटर्न को फॉलो करते हुए बनाया गया है। जो हम रिड्यूसर क्रिएट किए हैं उसमें फॉलो कर रहे हैं इम्यूटेबिलिटी पैटर्न। ठीक है, दूसरा हम लोग देखते हैं ऐड टू डूज। ऐड टू डूज जो हमने एक्शन क्रिएट किया था, इसके डिस्पैच होने पर क्या होगा कि हमारा एक अगेन सेम कॉल बैक, उसमें प्रॉप्स, उसमें नेम दे सकते हैं यहाँ पे। इसमें क्या कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि ये जो पहले जो वैल्यू प्राप्त हुआ था, ओके, यहाँ पे देख सकते हैं हम टू डूज केवल पास कर रहे हैं। पहले क्या कर रहे थे कि टू डूज में एरे ऑफ एरे ऑफ स्ट्रिंग था, एरे ऑफ स्ट्रिंग। नाउ अब हमारे पास केवल स्ट्रिंग है, तो इसमें एक डिफरेंस है। इसीलिए जो वैल्यू रिटर्न करेगा ये डिफरेंट वे से करेगा। जैसे पहले जो वैल्यू मौजूद था, हमने स्प्रेड ऑपरेटर यूज करके इनिशियल स्टेट को हमने प्राप्त कर लिया यहाँ पे। उसके बाद टू डूज में जो टू डूज है यहाँ पर हम एक एरे, टू डूज में जो एरे असाइन करेंगे, इस पे गौर कीजिएगा। जो एरे असाइन किए हैं वो क्या किए हैं, स्प्रेड ऑपरेटर तो यूज किए हैं, बट ये जो स्टेट है, स्टेट किसको रेफर कर रहा है, इनिशियल स्टेट को। उसमें जो टू डूज प्रॉपर्टी है
उस टू डूज प्रॉपर्टी को पहले प्राप्त किए, उसके बाद नए वैल्यू को यहाँ पे ऐड किए। तो बेसिकली हम लोग नए स्ट्रिंग वैल्यू को ऐड कर रहे हैं टू डू एरे में, क्योंकि ये एरे ऑफ स्ट्रिंग है। तो यहाँ पे आप नोटिस कर रहे हैं कि ये टू डूज यानी कि जो बेसिकली जो वैल्यू होगा वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगा, उसको हम लोग एरे में ऐड कर रहे हैं। और यहाँ पे इस प्रकार से करने से क्या है कि हम इम्यूटेबिलिटी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। नाउ हमने रिड्यूसर क्रिएट किया, उसी तरह से क्या होगा कि जितने भी हमने एक्शन बनाए हैं उस एक्शन पे क्या होना चाहिए रिड्यूसर में हम उसका मैपिंग कर सकते हैं। तो रिड्यूसर में उसका मैपिंग हो रखा है। नाउ अब हम लोग ना स्टोर का भी रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो एंगुलर एप्लीकेशन में ऐप मॉड्यूल में इंपोर्ट के सेक्शन में दोस्तों स्टोर मॉड्यूल डॉट फॉर रूट टू डू रिड्यूसर, हमने क्या किया कि इस रिड्यूसर को रजिस्टर किया। अब हो सकता है कि एंगुलर का नया वर्जन आए तो इसमें सिंटैक्स कुछ अलग हो सकता है, इंपोर्ट करने की प्रक्रिया थोड़ी अलग हो सकती है, बट हमें स्टोर को रजिस्टर करना पड़ेगा। मतलब एंगुलर को बताना पड़ेगा कि ये हमारे पास सेंट्रल स्टोर है, एक सेंट्रलाइज डेटा स्ट्रक्चर है, इसी में सब एप्लीकेशन के डिफरेंट पार्ट ऑफ एप्लीकेशन से वैल्यू को स्टोर किया जाएगा और यहाँ से प्राप्त किया जाएगा। तो फॉर रूट का मतलब हो गया कि फॉर द होल एप्लीकेशन, एंड सपोज दैट स्टोर रजिस्टर किए एक पार्टिकुलर फीचर मॉड्यूल के लिए, तो उस पार्टिकुलर फीचर मॉड्यूल के लिए ही वो स्टोर अवेलेबल होगा। तो बेस्ड ऑन दिस लॉजिक हम लोग कर सकते हैं, बट यूजुअली पूरे होल एप्लीकेशन के लिए हम लोग स्टोर यूज करते हैं। तो इसे फॉर रूट यानी कि रूट मॉड्यूल में हम लोग यूज कर लेंगे। एंगुलर अब स्टैंड अलोन कंपोनेंट यूज करता है, तो ओके तो वहाँ पर दोस्तों हमें फॉर रूट करना पड़ेगा, जिससे एप्लीकेशन के डिफरेंट पार्ट मीन्स ऑप्शनली हम लोग यूज कर सकते हैं ऑप मॉड्यूल, अदरवाइज जो है स्लाइटली डिफरेंट सिंटैक्स हो सकता है उसमें। तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं कि स्टोर जो भी हम लोग यहाँ पे क्रिएट करेंगे उसके स्टेट को हम लोग बताएंगे, स्टोर करेंगे। तो ये हो गया स्टोर मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा, एंड फॉर रूट मीन्स फॉर द होल एप्लीकेशन, एंड अगेन बिकॉज एनजी मॉड्यूल में है तो होल एप्लीकेशन के लिए इंपोर्ट हुआ है एनजी मॉड्यूल में, ऐप मॉड्यूल में, तो होल एप्लीकेशन के लिए हो जाएगा। टू डूज एंड उसमें रिड्यूसर हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग स्टोर का रजिस्ट्रेशन हो गया। नाउ वैल्यू तो स्टोर हो गया, अब हमें वैल्यू प्राप्त भी करना है, वैल्यू भी चाहिए, तो वो कैसे करेंगे दोस्तों? उसके लिए हम लोग यूज करते हैं सिलेक्टर। ठीक है, सिलेक्टर क्या करता है कि सपोज दैट हमारे पास स्टोर था, उसमें बहुत सारे वैल्यूज़, बहुत सारे डेटाज अवेलेबल हैं, बट हमें एक पार्टिकुलर डेटा ही चाहिए, पार्टिकुलर सेक्शन का ही डेटा चाहिए, मे भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो जो डेटा स्ट्रक्चर है वो जेसन फॉर्मेट में है, तो एक पार्टिकुलर प्रॉपर्टी का डेटा चाहिए। उस कंडीशन में उसको सेलेक्ट करने के लिए पार्टिकुलर डेटा को, जो हमें स्पेसिफिक डेटा चाहिए, उसके लिए हम लोग सिलेक्टर यूज करेंगे। तो सिलेक्टर क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पे यूज करेंगे क्रिएट सिलेक्टर। ओके, क्रिएट सिलेक्टर यूज करके हम लोगों ने यहाँ पे सिलेक्टर यूज किया। तो यहाँ पे नोटिस करेंगे कि सेलेक्ट टू डू स्टेट, मतलब सेलेक्ट टू डू स्टेट से जो हम लोगों ने रिड्यूसर एक बनाकर असाइन किया हुआ था स्टोर मॉड्यूल में, स्टोर में बेसिकली वहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि उस डेटा में से हम लोग टू डूज़ को सेलेक्ट करेंगे। मतलब ये जो टू डूज़ है, टू डू स्टेट है, उसमें अभी के लिए तो एक ही है, टू डूज़ ही है, बट ऐसा भी तो हो सकता है कि इसमें मल्टीपल डेटा हो, तो हमें टू डूज़ को ही सेलेक्ट करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए केवल एक ही डेटा है, तो बस टू डूज़ लिखा हुआ है यहाँ पर, तो स्टेट डॉट टू डूज़ करेंगे, तो इसका मतलब है कि इस वैल्यू को हम लोग प्राप्त कर लेंगे, टू डूज़ के डेटा को। ठीक है, तो ये हो गया सिलेक्टर। नाउ हम लोगों ने सिलेक्टर क्रिएट किया।
सिलेक्टर क्रिएट करने के बाद जब भी हमको ये डेटा चाहिए तो हम बस अब सिलेक्टर यूज करके प्राप्त कर सकते हैं। ओके, वो कैसे करेंगे मैं आगे बताऊंगा कि एक्चुअल में ये एक्शन को उसके बाद सिलेक्टर को यूज कैसे करते हैं। रेड्यूसर का तो बेसिकली मैपिंग होता है तो उसका तो यूज नहीं करना है, बट ये जो एक्शन है और जो सिलेक्टर है उसको यूज कैसे करना है हम डिस्कस करेंगे। फिर दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट है इफ़ेक्ट। अभी इफ़ेक्ट क्या होता है, हमने अब तक क्या बनाया, एक्शन। एक्शन डिस्पैच होगा तो उसका लॉजिक उसका मैपिंग लिखा होता है रिड्यूसर में, तो रिड्यूसर। उसके बाद हमने स्टोर का रजिस्ट्रेशन किया। ओके, स्टोर रजिस्ट्रेशन की हम जो है उस स्टोर जो हमने रिड्यूसर बनाया था उसको जो हमारा सेंट्रलाइज स्टोर है उसमें ऐड कर दिया। उसके बाद सेलेक्टर यूज किया ताकि अगर हमें वैल्यू प्राप्त करना होगा तो सिलेक्टर यूज करके स्पेसिफिक वैल्यू को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, स्पेसिफिक सेंट्रलाइज स्टेट से स्लाइस ऑफ द ऑब्जेक्ट हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। अब आता है इफ़ेक्ट। अब इफ़ेक्ट क्या है, तो आपको याद होगा कि पहले हमने क्या किया था कि एक एक्शन बनाया था जिसका नाम था लोड टू डूज। हम लोगों ने HTTP कॉल करके, ओके, API कॉल करके हमने वैल्यू को प्राप्त किया था और वैल्यू को फिर स्टोर किया था। रेड्यूसर में उसका लॉजिक लिखा हुआ है, देख सकते हैं, लोड टू डू सक्सेस। तो उसको करने के लिए दोस्तों यहाँ पे यूज करते हैं इफ़ेक्ट फॉर API कॉल। इफ़ेक्ट क्या करता है कि जब एक एक्शन डिस्पैच होगा उसके इफ़ेक्ट पे, याद रखने के लिए मैं बता रहा हूँ बस, उसके इफ़ेक्ट पे क्या होना चाहिए। ठीक है, एक एक्शन डिस्पैच होगा तो हम दूसरा एक्शन डिस्पैच करा सकते हैं उसके इफ़ेक्ट पे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे क्रिएट इफ़ेक्ट क्रिएट किया। इफ़ेक्ट क्रिएट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि क्रिएट इफ़ेक्ट NGRX इफ़ेक्ट स्टोर, NGRX स्टोर से हमने इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद अच्छा, जो NGRX है ना दोस्तों वो रिएक्टिव है। इसका मतलब क्या है, रिएक्टिव का मतलब होता है कि ये RxJS प्लस रेडक्स, मतलब सेंट्रल स्टोर तो प्रोवाइड कर रहा है उसके साथ साथ ये RxJS भी यूज कर रहा है। RxJS इज ए रिएक्टिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यू कैन से, जो कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम इवेंट इमिट कर सकता है। तो जब भी वैल्यू चेंज होगा तो उसका इवेंट आपको यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। तो देख सकते हैं क्योंकि ये ऑब्जर्वेबल है इसीलिए हम यहाँ पे दिस डॉट एक्शन, हमने एक्शन को इंपोर्ट किया कंस्ट्रक्टर में, इंजेक्ट किया। एक्शन को इंजेक्ट करने के बाद दोस्तों हम लोग पाइप ऑपरेटर यूज कर सकते हैं क्योंकि ये ऑब्जर्वेबल है। ऑब्जर्वेबल मीन्स डेटा लाइक अ स्ट्रीम, हमारे पास कंटिन्यूस डेटा हमें प्राप्त हो सकता है। तो क्या कंटिन्यूस डेटा प्राप्त होगा, तो ऑफ टाइप लोड टू डूज, ये एक्शन डिस्पैच होगा तो इमीडिएटली ये जो है यहाँ पे उसका इवेंट मिल जाएगा कि ये एक्शन डिस्पैच हो चुका है, तो लोड टू डूज। ठीक है, तो ये एक्शन डिस्पैच होगा लोड टू डूज, यानी कि जब हम फर्स्ट टाइम पेज को लोड कर रहे हैं तो वहाँ पे ये एक्शन को डिस्पैच करा देंगे। तो जैसे ही एक्शन को डिस्पैच कराएंगे तो इफ़ेक्ट के अंदर ऑफ टाइप लोड टू डूज जो लिखा हुआ है ये क्या करेगा, इवेंट इसको मिल जाएगा। इवेंट मिलने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे मर्ज मैप यूज किया होगा, हम लोग किए हैं। क्यों, क्योंकि ये मर्ज मैप एक हायर ऑर्डर ऑब्जर्वेबल है। हायर ऑर्डर ऑब्जर्वेबल के बारे में डिटेल में मैं डिफरेंट सीरीज में बताया हूँ, बट क्विकली मैं बता दूँ तो हमें जो भी इवेंट मिला उसे जो है सब्सक्राइब करके वैल्यू को प्राप्त करने की ज़रूरत नहीं है, मर्ज मैप ऑटोमेटिक कर सकता है। तो मर्ज मैप क्या कर रहा है कि ये एक हायर ऑर्डर ऑब्जर्वेबल है, मतलब सपोज दैट आउटर ऑब्जर्वेबल है और इनर ऑब्जर्वेबल है। ठीक है, तो इनर ऑब्जर्वेबल क्या है इसमें मैं बताऊंगा। तो जब भी आउटर ऑब्जर्वेबल, मतलब सिनारियो को कंसिडर कीजिए कि एक आउटर ऑब्जर्वेबल है, जब वो आउटर ऑब्जर्वेबल वैल्यू को इमिट करेगा तो इनर ऑब्जर्वेबल उसको प्रोसेस करेगा एंड जो वैल्यू प्राप्त होगा वो जस्ट इमिट कर देगा। तो आउटर ऑब्जर्वेबल जब वैल्यू को इमिट किया
ओके, तो इसका मतलब क्या है कि उसे सब्सक्राइब करके उसके वैल्यू को प्राप्त नहीं करेंगे हम लोग। उसके इफेक्ट पे मर्ज मैप क्या करता है कि आउटर ऑब्जर्वेबल वैल्यू इमिट किया तो इनर ऑब्जर्वेबल उसको प्रोसेस करेगा। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि आउटर ऑब्जर्वेबल ने इवेंट इमिट किया लेकिन इनर ऑब्जर्वेबल पहले वाले को ही प्रोसेस कर रहा है अभी, और सेकेंड इवेंट मिल गया उसे, तो उस कंडीशन में क्या होगा? तो वो मर्ज में क्या करता है कि उसको मर्ज कर देगा, मतलब कि आउटर ऑब्जर्वेबल से वैल्यू इमिट हुआ, इनर ऑब्जर्वेबल प्रोसेस कर रहा है, आउटर ऑब्जर्वेबल से सेकेंड वैल्यू इमिट हो गया, इनर ऑब्जर्वेबल अभी भी प्रोसेस कर रहा है। तो सेकेंड जब इमिट किया तो सेकेंड को वैल्यू को लेकर इनर ऑब्जर्वेबल अगेन उसको उसका भी प्रोसेसिंग स्टार्ट कर देगा पैरेलली। अब ये दोनों पेंडिंग है, दोनों प्रोसेस कर रहा है, दोनों इनर ऑब्जर्वेबल अभी प्रोसेसिंग में है। प्रोसेसिंग का मतलब क्या है कि इनर ऑब्जर्वेबल क्या है इस कंडीशन में, तो HTTP कॉल, हमने HTTP कॉल करके डेटाबेस से वैल्यू को प्राप्त किया। तो हो सकता है कि डेटाबेस कुछ समय कुछ टाइम ले सकता है, ओके, वैल्यू सेंड करने में, वैल्यू को प्राप्त करने में यहाँ पे समय लग सकता है। तो अब देखिए क्या हो गया, आउटर ऑब्जर्वेबल वैल्यू इमिट किया, 2 बार इमिट किया और दोनों का प्रोसेसिंग अभी इनर ऑब्जर्वेबल कर रहा है, मतलब API कॉल से रिजल्ट अभी नहीं आया हुआ है। और आउटर ऑब्जर्वेबल से थर्ड टाइम अगर इवेंट इमिट हो गया, इनर ऑब्जर्वेबल अभी भी उसको 2 को प्रोसेस कर रहा है, तीसरे का भी प्रोसेसिंग स्टार्ट कर देगा। उसमें होगा क्या कि जिसका वैल्यू जब आएगा तब उसका रिटर्न आपको मिल जाएगा। हो सकता है कि तीसरे वाले का पहले आ जाए, ओके, मतलब तीसरा वैल्यू, तीसरे वाले का मतलब क्या, तीसरे वाले के इनर ऑब्जर्वेबल का जो API कॉल हुआ है उसका वैल्यू पहले आ जाए, तो पहले आ जाएगा तो उसे पहले आपको दे देगा। उसके बाद फर्स्ट वाले का आ जाए, उसके बाद सेकेंड वाले का आ जाए, तो यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता है। तो आउटर ऑब्जर्वेबल के प्रत्येक इवेंट को इनर ऑब्जर्वेबल प्रोसेस करेगा, जिसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता है। इस कंडीशन में हम लोग यहाँ पे मर्ज मैप यूज करेंगे। जब भी आ जाएगा वैल्यू आपको मिल जाएगा। तो जब भी वैल्यू आया तो हमने क्या किया, एक और एक्शन डिस्पैच किया। उस एक्शन डिस्पैच में हमने वो प्रॉप्स पास किया, यहाँ पे देख सकते हैं, मतलब स्टोर में वैल्यू को ऐड कर देंगे, सिंपल सी बात है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों कि जब ये टू डूज, अब आपको समझ में आ गया कि मर्ज मैप क्यों यूज किए हुए हैं। अब मर्ज मैप के जगह पे और भी चीज़ें यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ हायर ऑर्डर ऑब्जर्वेबल है। जैसे मर्ज मैप हो गया, स्विच मैप हो गया, कॉन्कैट मैप हो गया, एग्जॉस्ट मैप हो गया। तो ये जो अब मैंने मैप के बारे में बताया, ये स्विच मैप है सपोज दैट। तो स्विच मैप में सपोज ऐसा कभी सिनारियो आएगा जिसमें प्रीवियस इवेंट को इनर ऑब्जर्वेबल जब प्रीवियसली अभी प्रोसेस कर रहा है उसको कैंसिल कर सकता है, ओनली लेटेस्ट वाले को ही कंसीडर करेगा, लेटेस्ट वाले का प्रोसेसिंग स्टार्ट कर देगा, पहले वाले को अनसब्सक्राइब कर देगा, कैंसिल कर देगा। इस सिनारियो में हम लोग स्विच मैप यूज करते हैं। उसी टाइप से होता है कॉन्कैट मैप। कॉन्कैट मैप में पहले वाले का वैल्यू, पहले आउटर ऑब्जर्वेबल से वैल्यू इमिट हुआ, इनर ऑब्जर्वेबल अभी प्रोसेस कर रहा है, तो जब तक ये प्रोसेसिंग कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक आउटर ऑब्जर्वेबल के इवेंट को इनर ऑब्जर्वेबल दूसरा वैल्यू को प्रोसेसिंग स्टार्ट नहीं करेगा। तो एक ऑर्डर मेंटेन होता है। ये हो गया दोस्तों कॉन्कैट मैप। और अगेन एग्जॉस्ट मैप में अगर प्रोसेसिंग में है और आउटर ऑब्जर्वेबल वैल्यू को इमिट कर रहा है तो उसको कंसीडर ही नहीं करेगा, जस्ट इग्नोर कर देगा। तो इस यूज केस में हम लोग हायर ऑर्डर ऑब्जर्वेबल यहाँ पे यूज कर सकते हैं। हालांकि डिफरेंट यूज केसेस हैं, बट यहाँ पे हायर ऑर्डर ऑब्जर्वेबल तो यूज करना पड़ता है। तो आपने यहाँ पे समझा कि हम लोगों ने यहाँ पे मर्ज मैप क्यों यूज किया। अब हमें API से वैल्यू आ गया तो हमने एक और एक्शन डिस्पैच किया। उस एक्शन का नेम है लोड टू डू सक्सेस। जब ये एक्शन डिस्पैच हम लोगों ने कराया तो हम लोगों ने प्रॉप्स पास किया। अब वो प्रॉप्स जो हमें प्राप्त हुआ उस प्रॉप्स को लेकर यहाँ पे देख सकते हैं रिड्यूसर में लिखा हुआ है, हमने स्टेट के वैल्यू को चेंज कर दिए, स्टेट में वैल्यू को स्टोर कर दिए। तो बेसिकली ये हो रहा है इफेक्ट। तो नाउ इफेक्ट इज़ कंप्लीटेड। अब हम लोग यूज कैसे करेंगे, तो देखिए सपोज दैट एक कंपोनेंट है, उस कंपोनेंट में जब लोड टू डूज पे क्लिक करते हैं, हमारे पास एक बटन है लोड टू डू, जब उस पर क्लिक करेंगे तो हम लोगों ने क्या किया, एक इवेंट को डिस्पैच किया जिसको बोलते हैं लोड टू डूज।
जब ये एक्शन डिस्पैच हुआ, इसमें प्रॉप्स हम लोग पास नहीं किए हुए हैं। क्यों? क्योंकि ये एक्शन क्रिएट किया गया है टू इन्फॉर्म द इफेक्ट कि हमें एपीआई से वैल्यू को प्राप्त करना है। ओके, तो एपीआई से एपीआई कॉल करके वैल्यू को प्राप्त करना है, तो ये इन्फॉर्मेशन बस देगा। तो देख सकते हैं इसमें केवल क्रिएट एक्शन में डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, जिसमें कोई भी प्रॉप्स पास नहीं किया गया, प्रॉप्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अभी आपको समझ में आ गया क्यों नहीं है। तो जब ये एक्शन डिस्पैच होगा तो ये चला जाएगा इफेक्ट के पास, और यहाँ पे इवेंट मिल जाएगा उसको। इफेक्ट में इवेंट मिलेगा तो आउटर ऑब्जर्वेबल से वैल्यू प्राप्त हुआ, इनर ऑब्जर्वेबल में क्या होगा कि एपीआई कॉल हो जाएगा। एपीआई, ये जो एपीआई कॉल होगा वहाँ से जो भी वैल्यू प्राप्त होगा उसे हम लोग अगेन स्टेट में स्टोर कर रहे हैं, स्टोर कर देंगे। तो स्टोर में हम लोगों ने हम लोगों ने वैल्यू को स्टोर कर दिया। अब आता है कि जब उसको हम लोगों ने स्टोर में वैल्यू को स्टोर कर दिया, अब क्या होगा, उस वैल्यू को प्राप्त भी तो करना है, क्योंकि हमें जब हम लोड टू डूज पे क्लिक करेंगे तो हमें वैल्यू को दिखाना है, डेटा को। उस दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज किए हुए हैं दिस स्टोर सेलेक्ट। सेलेक्ट में सेलेक्ट ऑल टू डूज, जितने भी टू डूज के लिस्ट हैं सबको दिखा रहे हैं। तो क्या होगा कि जब भी हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये मेथड कॉल हुआ, मेथड क्या करेगा कि एक एक्शन को डिस्पैच करेगा। उस एक्शन के डिस्पैच पर हमारे पास इफेक्ट लिखा हुआ है, उसको इवेंट मिलेगा। ओके, इवेंट प्राप्त होगा। और उसके बाद क्या होगा कि एपीआई कॉल होगा। एपीआई कॉल करके जो भी वैल्यू प्राप्त होगा उस वैल्यू को हम लोग फिर से स्टेट में स्टोर में जो है स्टोर करेंगे। और क्योंकि वैल्यू स्टोर में स्टोर हो गया, नया वैल्यू स्टोर हो गया, और हम लोग इम्यूटेबिलिटी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं रिड्यूसर में, तो उसका इवेंट अगेन मिल जाएगा सेलेक्टर को। जहाँ भी सेलेक्टर यूज हुआ है, इस जस्ट लाइक अ ब्रॉडकास्टिंग, वो वैल्यू इमीडिएटली उसको वैल्यू प्राप्त होगा, नया वैल्यू मिल जाएगा सभी को। ओके, मतलब स्टेट के वैल्यू को हमने चेंज कर दिया तो नया स्टेट मिल गया हमें। स्टेट मतलब सिंपल एक वेरिएबल है, वेरिएबल का वैल्यू को चेंज किया तो अब चेंज वैल्यू हमें मिलेगा, तो स्टेट चेंज हो गया। तो क्योंकि रिड्यूसर यूज करके हमने स्टोर में वैल्यू को चेंज कर दिया, तो क्योंकि स्टेट चेंज हो गया, तो जो चेंज स्टेट है उसका वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगा, ऑटोमेटिक ये मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग NGRX RxJS भी यूज करता है, मतलब ऑब्जर्वेबल डेटा लाइक अ स्ट्रीम। तो क्योंकि ये ऑब्जर्वेबल यूज कर रहा है तो हमें इमीडिएटली उसका डेटा, नया डेटा हमको मिल जाएगा। और इस डेटा को हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं $ng4, ये एक स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव है। यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे एसिंक यूज कर देने से हमें सब्सक्राइब नहीं करना पड़ता। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको एज अ लिस्ट शो करा रहे हैं, तो अपडेटेड डेटा मिलेगा। नाउ जब भी हम क्लिक करते हैं ऐड टू डूज, मतलब नया टू डूज को ऐड करना है, उस कंडीशन में क्या होगा, तो दोस्तों जब भी नए टू डूज को ऐड करना है, उस कंडीशन में क्या होगा कि जब हम इस पर क्लिक करेंगे ऐड टू डूज, तो हम लोग एक और एक्शन डिस्पैच करेंगे, बट दिस टाइम ये जो एक्शन है उसमें प्रॉप्स पास करेंगे। तो दिस डॉट स्टोर डॉट डिस्पैच, जिसमें एक्शन का नेम लिखेंगे, और हम लोग यहाँ पे डेटा पास कर रहे हैं, प्रॉप्स पास कर रहे हैं। तो ये क्या होगा, हमारे पास रिड्यूसर है, रिड्यूसर के पास जाएगा, और रिड्यूसर क्या करेगा, रिड्यूसर क्या करेगा कि स्टेट में वैल्यू को ऐड कर देगा। मतलब ये जो एरे है, एरे ऑफ स्ट्रिंग है इसका डेटा टाइप, उसमें वैल्यू को ऐड कर देगा सिंपली। और जैसे ही ऐड किया इमीडिएटली नया स्टेट, क्योंकि स्टेट चेंज हो गया, तो क्योंकि स्टेट चेंज हो गया तो उसका उस इमीडिएटली वो जो डेटा है वो एज ए इवेंट यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा सेलेक्टर के पास इमीडिएटली, क्योंकि सेलेक्टर के पास वो वैल्यू प्राप्त हो गया, तो वो यहाँ पे लिस्ट में शो करा सकते हैं हम। ओके, तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि अब हम जो भी डेटा स्टोर किए उसे हम लोग यहाँ पे शो करा दिए सिंपली, तो इमीडिएटली नया डेटा ऐड हो गया। तो दोस्तों इस प्रकार से ये काम करता है, इस प्रकार से हम लोग यूज करते हैं स्टेट को। तो आई होप कि आपको फ्लो समझ में आ गया, एक्शन, रिड्यूसर, स्टोर, सेलेक्टर इन इफेक्ट क्या होता है। नाउ अब हम लोग इसके एडवांटेज को समझते हैं।
तो दोस्तों ये जो स्टोर है NGRX है, वो क्या करता है कि सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ प्रोवाइड करता है। मतलब सभी लोग एक ही जगह पे डेटा को ऐड कर रहे हैं और वहीं से डेटा को प्राप्त कर रहे हैं। डेटा को ऐड करेंगे, डेटा को अपडेट करेंगे और वहाँ से डेटा को प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो आपके पास एक सेंट्रल स्टोर है और वो सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ है। मतलब एप्लीकेशन, डिफरेंट पार्ट ऑफ एप्लीकेशन से सभी लोग वहीं से चीज़ें कर रहे हैं, डेटा का मैनिपुलेशन कर रहे हैं। तो देख सकते हैं दिस डॉट स्टोर डॉट सेलेक्ट, हम लोग सेलेक्ट करके वैल्यू को हम लोग यहाँ पे प्राप्त कर रहे हैं। बट यहाँ पे सब्सक्राइब यूज किया गया, इसका मतलब क्या है कि जो भी वैल्यू प्राप्त होगा ना, वो दोस्तों एज अ ऑब्जर्वेबल प्राप्त होगा। तो ऑब्जर्वेबल के वैल्यू को प्राप्त करने के लिए हम लोग सब्सक्राइब यूज करते हैं, देन उसके वैल्यू को प्राप्त करेंगे। तो एक तो हो गया दोस्तों एडवांटेज में कि सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ। नाउ दोस्तों क्या होता है कि हम लोग NGRX का जो डेवलपर टूल है उसमें भी देख सकते हैं इंटायर एप्लीकेशन के लिए, ओके, इंटायर एप्लीकेशन के लिए जो स्टेट होता है उसका ट्री स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाएगा। ट्री लाइक डेटा स्ट्रक्चर आपको वहाँ पे मिल जाएगा, तो आप देख सकते हैं। उसके बाद आता है और अच्छा, ये जो ट्री लाइक डेटा स्ट्रक्चर है ना, सब मतलब पूरे होल एप्लीकेशन के लिए जो डेटा आप देख पा रहे हैं उससे आपका बहुत सारा काम आसान हो जाता है। उसको आप इजीली ट्रैक कर पाएंगे उसके वैल्यू को। उसके बाद आता है दोस्तों प्रेडिक्टेबल स्टेट चेंज। मतलब कि रिड्यूसर आर द प्योर फंक्शन। मतलब प्योर फंक्शन मतलब क्या होता है, सेम इनपुट प्रोवाइड करेंगे तो सेम आउटपुट मिलेगा। मतलब दो, सपोज एडिशन का एक मेथड है और उसमें दो आर्गूमेंट आपने पास किया। एक आर्गूमेंट हो सकता है 2 और दूसरा हो सकता है 3। तो 2 और 3 अगर आप पास करेंगे तो हमेशा आपको रिजल्ट 5 ही देखने को मिलेगा। तो ये साइड इफ़ेक्ट क्रिएट नहीं करता है। प्योर फंक्शन इज़ समथिंग जो कि सेम इनपुट प्रोवाइड करेंगे तो सेम आउटपुट प्राप्त होगा, ये साइड इफ़ेक्ट क्रिएट नहीं करता है। तो क्योंकि रिड्यूसर भी ये प्योर फंक्शन है, ओके, तो उसका मतलब इजीली आप यूनिट टेस्ट लिख सकते हैं। यूनिट टेस्ट में अगर इनिशियल स्टेट आपने प्रोवाइड किया एंड प्रॉप्स प्रोवाइड किया तो जो स्टेट का वैल्यू होगा वो सेम ही देखने को मिलेगा। तो रिड्यूसर आर प्योर फंक्शन, सेम इनपुट इज इक्वल टू सेम आउटपुट। यू कैन राइट रिड्यूसर टेस्ट केस वेरी इजली एंड चेंजेस आर प्रेडिक्टेबल। उसके बाद आता है टाइम ट्रैवल। रेडक्स डेव टूल करके एक एक्सटेंशन आता है क्रोम में। जब आप ये यूज करते हैं तो आप जो है ना देख सकते हैं, मतलब पहले वैल्यू क्या था अभी क्या है उसको आप बड़े आसानी से देख सकते हैं। लिस्ट ऑफ ऑल डिस्पैच एक्शन, जितने भी डिस्पैच्ड एक्शन है उसको देख सकते हैं। एबिलिटी टू जंप बैक टू द टाइम, वो प्रीवियस स्टेट के वैल्यू में जा सकते हैं। पहले वैल्यू क्या था अभी क्या है उसका स्नैपशॉट देख सकते हैं। तो डिस्पैच एक्शन देन क्लिक जंप ऐड UI चेंजेस इंस्टेंटली। तो बेसिकली ना आपको स्टेट के वैल्यू को मैनेज कर पाना बहुत आसान हो जाता है। अब देखिए ये इम्पॉर्टेंट है क्यों, उसे समझते हैं। एक बिग इंटरप्राइज प्रोजेक्ट में मल्टीपल कंपोनेंट होते हैं, मल्टीपल सर्विसेज होते हैं। तो अगर आप सेंट्रलाइज स्टेट लाइक NGRX अगर यूज नहीं करते हैं तो उसमें क्या डिफ़िकल्टीज आएगी। उसमें जो डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ेगा दोस्तों, वो ये करना पड़ेगा कि ये जो इंटायर एप्लीकेशन का जो स्टेट है आपको पता ही नहीं चलेगा। सपोज दैट एक वैल्यू है, एक सर्विस है, सर्विस का एक प्रॉपर्टी है और हम लोग सर्विस यूज करते हैं तो यूजुअली सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न, मतलब कि सेम ऑब्जेक्ट जो है इंजेक्ट किया जाता है क्रॉस द होल एप्लीकेशन। तो अब कहीं से भी वैल्यू को चेंज किया जा सकता है, डिफरेंट पार्ट ऑफ एप्लीकेशन से वैल्यू को चेंज किया जा सकता है। तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि वैल्यू एक्चुअल में चेंज हुआ कहाँ से, उसका ट्रैक कर पाना मुश्किल होगा। बट यहाँ पे क्या होगा, हम लोग एक्शन लिखते हैं तो हमें पता है कि ये एक्शन डिस्पैच होगा तब वैल्यू चेंज हो रहा है। तो कौन सा एक्शन पे कौन सा वैल्यू चेंज हो रहा है उसको आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। तो ये है दोस्तों NGRX यूज करने के एडवांटेज, क्योंकि उसको ट्रैक कर पा रहे हैं। अदरवाइज़ आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि नया बंदा आया, उसको एक पार्टिकुलर फीचर के लिए काम करने के लिए दिया गया, वो उसने कुछ ऐसे वैल्यू को चेंज कर दिए,
जो कि डिफरेंट पार्ट ऑफ एप्लीकेशन में उसका साइड इफ़ेक्ट प्रोवाइड हो रहा है, बट वो टेस्ट नहीं कर सकता है क्योंकि इतना ह्यूज एप्लीकेशन है कि छोटे से चेंजेस के लिए पूरे ह्यूज एप्लीकेशन को टेस्ट कर पाना इट्स डिफ़िकल्ट। वहाँ पे डिफरेंट डेटा शो करने लगा, उसकी वजह से साइड इफ़ेक्ट आ गए। तो दोस्तों काफ़ी मेंटेन कर पाना कोड को डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो बड़े एप्लीकेशन के लिए NGRX एक बहुत ही यूजफुल हो जाता है यहाँ पे। ओके, स्केलेबल, when apps grow you don't rewrite, just add new feature, just write new feature module and that's it। एप्लीकेशन जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा न्यू फीचर ऐड कीजिए, उसमें स्टोर यूज कर लीजिए, तो काफ़ी आसानी से आप स्टेट को मैनेज कर सकते हैं, सारे डेटा को एक जगह पे देख सकते हैं, उसके ट्री स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। तो ऐप स्केल्स विदाउट अ ब्रेक एग्जिस्टिंग कोड। उसके बाद आ जाता है दोस्तों सेपरेशन ऑफ कंसर्न। इसमें क्या होता है कि एक्शन एक इवेंट है, एक्शन एक इवेंट ट्रिगर होगा तो क्या होना चाहिए, तो रिड्यूसर क्या होगा, स्टेट को अपडेट करेगा। तो हम लोगों ने क्या किया, एक्शन को अलग बनाया, इवेंट, एक्शन मतलब इवेंट, जब वो इवेंट होगा तो रिड्यूसर के पास मैपिंग हो रखा है, तो रिड्यूसर क्या करेगा, स्टेट को अपडेट करेगा, उसका काम है। सेलेक्टर वो ट्री वो क्वेरी करेगा स्टेट से, स्टेट में से एक पार्टिकुलर वैल्यू को प्राप्त करेगा। ओके, उसके बाद इफेक्ट, एसिंक्रोनस लॉजिक। इफेक्ट जो है वो एसिंक्रोनस लॉजिक लिखा हुआ रहेगा, मतलब एक इवेंट ट्रिगर हुआ तो उसके बेसिस पे दूसरा इवेंट ट्रिगर कर सकते हैं, मतलब एक एक्शन डिस्पैच हुआ उसके बेसिस पे दूसरा एक्शन डिस्पैच करा सकते हैं, समथिंग लाइक दैट। तो जितने भी फाइल्स हैं उसका एक अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो सेपरेशन ऑफ कंसर्न भी हो जा रहा है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे इम्यूटेबल स्टेट यूज करते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं इम्यूटेबल स्टेट यूज कर रहे हैं, तो जो कि हमेशा नया ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है इंस्टेड ऑफ म्यूटेटिंग। मतलब पहले जो ऑब्जेक्ट था उसके वैल्यू के, उसके प्रॉपर्टी को चेंज करने के बजाय हम लोग नया ऑब्जेक्ट ही रिटर्न कर रहे हैं यहाँ पर, तो दैट्स अ गुड प्रैक्टिस। इसी के वजह से क्या हो रहा है कि जब हम चेंज डिटेक्शन स्ट्रेटजी, जब हम लोग चेंज डिटेक्शन स्ट्रेटजी ऑन पुश यूज करते हैं, तो उस कंडीशन में क्योंकि नया वैल्यू असाइन हो रहा है यहाँ पर, ओके, इसका मतलब स्टेट इज़ इम्यूटेबल, इसका मतलब है कि नया वैल्यू हमें इमीडिएटली प्राप्त हो जाएगा। न्यू ऑब्जेक्ट रिटर्न करने का मतलब ही होता है कि नया वैल्यू असाइन हुआ और इमीडिएटली उसका वैल्यू आपको मिल जाएगा, अदरवाइज प्रॉपर्टी चेंज करने से वैल्यू प्राप्त नहीं होगा। हालांकि इसको हम लोग ना चेक भी कर सकते हैं, जैसे रन टाइम चेक, स्ट्रिक्ट स्टेट इम्यूटेबिलिटी ट्रू हम लोग कर सकते हैं, स्टेट इम्यूटेबिलिटी ट्रू, स्ट्रिक्ट एक्शन इम्यूटेबिलिटी ट्रू, अगर ये प्रोवाइड कर देंगे तो हम लोग जो है रन टाइम में चेक कर सकते हैं कि ये जो है इम्यूटेबिलिटी को फॉलो कर रहा है कि नहीं। अगर इम्यूटेबिलिटी को फॉलो नहीं करेगा तो ये एरर देगा। उसके बाद हम लोग एसिंक हैंडलिंग भी कर रहे हैं, जैसे इफेक्ट। तो अगर हम लोग इफेक्ट यूज नहीं करते तो API कॉल इनसाइड कंपोनेंट यूज करते। अभी क्या है कि लॉजिक को हम लोग मूव कर सकते हैं इफेक्ट के अंदर। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों NGRX यूज करते हैं अपने एप्लीकेशन में। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।